हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू बायोफिलिक विद पाठक मैम। क्लास 12th के बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है और हम लोग टर्मिनोलॉजी पोर्शन कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जीनोम क्या होता है, एलील क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने जाना था। प्लीज अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो को प्रीफर करिए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका सबसे लास्ट लेक्चर आपका टर्मिनोलॉजी का, जिसमें कि आपके कुछ टर्म्स जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी आते हैं, एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज जो हम लोग आगे पढ़ेंगे मेंडलिज्म, उसमें ये टर्म्स का यूज होगा। अगर आप ये टर्म्स को पहले ही जान जाएंगे तो आपको वो जो थ्योरी है वो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगी, इतना आसान कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के अगर शुरुआत की जाए आज के लेक्चर की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डोमिनेंट एलील, ये टर्म है ना, ये बहुत ही आसान है। डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट वर्ड हम लोग अपने जनरल कॉमन लैंग्वेज में अक्सर यूज करते हैं कि कोई भी व्यक्ति डोमिनेंट है, तो बस वही उसी से रिलेटेड मतलब यहाँ पे भी है। ठीक है, देखिए जो मेंडल थे उन्होंने आपको पता है कि उन्होंने पाइसम सैटाइवम यानी कि पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उन्होंने ये जाना कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि क्या हमें अगर उसे किसी भी कंडीशन में, यानी 2 टाइप की कंडीशन होती है आपकी, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। सबसे पहले तो वही समझते हैं कि हेटेरोजाइगस होमोजाइगस क्या होता है, हालांकि इसके जस्ट बाद हमें वही समझना है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपका 2 सेम है, टी टी, ये टी टी वर्ड जो यूज होता है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये दोनों वर्ड क्यों यूज किया जाता है? प्लांट की हाइट के लिए इसको साइन किया गया है कैपिटल टी, यानी कि जो आपका प्लांट जिसको आप देख रहे हो वो लंबा है। ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं स्मॉल टी, है ना। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए, डोमिनेंट एलील के लिए ऑलवेज हम किस वर्ड का यूज करेंगे? कैपिटल वर्ड का, और रेसेसिव के लिए क्या यूज करेंगे? स्मॉल वर्ड का। ठीक है, तो अगर बात करें, ये हमने क्या लिखा है? रेसेसिव के लिए लिखा है ना, रेसेसिव के लिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैम 2 बार क्यों लिखी है? 2 बार इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात बता दिया था कि ऑलवेज जीन या क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा है आपका रेसेसिव और ये हमने लिखा है डोमिनेंट। ऐसा क्यों मैं बता रही हूं? क्योंकि जब इनका क्रॉस कराया जाता है ना, इनको आपस में मिक्स करके जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आती है, तो उसमें बेसिकली पता है जब इनका क्रॉस कराया हमने, इनका क्रॉस कराया हमने, तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन आती है ना वो कुछ इस तरीके की आती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं दिखने में, है ना। तो लंबे होने का ये अर्थ हो गया ना कि आप चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में उनका क्रॉस करें, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में, दिखेगा वही जो डोमिनेंट होगा। यानी कि वही बात होगी कि आपके घर में कोई एक ऐसा सदस्य हो जो कि आप किसी भी कंडीशन में, आप बहुत ज्यादा मतलब कोई कार्यक्रम रख दीजिए तो हर क्षेत्र में वह आगे रहेगा ही रहेगा, तो वो डोमिनेंट पर्सनालिटी होगी आपकी फैमिली का। तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? डोमिनेंट। थियरी पढ़ लेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। द कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस हमने समझ लिया, जब दोनों जो आपके जो जीन्स हैं, यानी जो जीन में, यानी ये एक ये पेयर हम लोग देख रहे हैं ना, एक ये पेयर हो गया, ये पूरा मतलब दोनों मिला के पेयर ही हो गया, तो ये होमोजाइगस कहा जाएगा, दोनों होमोजाइगस। लेकिन अभी ये जो इसका ये आया है ना, ये हेटेरो की कंडीशन में आ जाएगा। हेटेरो क्यों आएगा? क्योंकि एक यहां से पाया है, एक यहां से पाया है ना। जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, हालांकि दिखने में ये लंबा है क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ये कैसा हो गया? हेटेरोजाइगस। आप परेशान न होइएगा, इसके बाद अगली हेडिंग वही है, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। तो the character expresses itself in both homozygous as well as heterozygous. It can suppress expression of other allele. यानी कि अगर डोमिनेंट एलील क्या होता है आप जान गए हैं, लास्ट वीडियो में हमने बताया था।
डोमिनेंट अगर वो है तो वो अपने आप को, चाहे आप होमोजाइगस में करिए चाहे हेट्रोजाइगस में करिए, वो अपने ही कैरेक्टर को शो करेगा। यानी कि जो जनरेशन दिखेगी ना वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाली ही दिखेगी, चाहे आप होमोजाइगस लेके आइए चाहे हेट्रोजाइगस लेके आइए। ठीक है। इट कैन सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील, वो इतना डोमिनेंट रहता है कि उसके साथ जो व्यक्ति है या जो भी एलील है उसको सप्रेस कर देता है, यानी दबा देता है। खुद को जाहिर करने के लिए, खुद को उभर के लाने के लिए वह दूसरे वाले जीन को या एलील को क्या करता है, उसके कैरेक्टर्स को सप्रेस कर देता है और इस तरह से वह डोमिनेंट हो जाता है। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल बेहतर तरीके से। ठीक है। सेकेंड वन इज रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील वो हो गए कि जब द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। अच्छा ये बताइए, होमोजाइगस कंडीशन में दिखना कितना आसान काम है ना। यूं समझ लीजिए कि दौड़ चल रही हो और वहां पे जो दौड़ने वाले लोग हैं, कोई थका हुआ है, कोई दौड़ने में ही असमर्थ है, उसी में कोई आ गया नॉर्मल सा व्यक्ति दौड़ के रेस जीत लिया तो लोग कहेंगे कि भाई विनर हो गया। वही हाल रेसेसिव का है। अब जब यही है, होमोजाइगस ही है ना, इस तरीके से, यानी कि ये तो मान लीजिए दूसरा हो गया, इस तरीके से दोनों होमोजाइगस का ही जब हम क्रॉस करा देंगे तो आने वाली जनरेशन ऑफकोर्स यही होगी ना, है ना। यहाँ पे हम लोग रेसेसिव की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने स्मॉल लेटर लिखा है। हमेशा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो रेसेसिव वाले कैरेक्टर होते हैं ना उनको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। जो डोमिनेंट वाले होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो यह कब रेसेसिव एलील अपने आप को कब शो करेगा, जब सिर्फ होमोजाइगस हो। ठीक। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, इसके पहले वाले में डोमिनेंट वाले में क्या देखा था, ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा ना, तब भी डोमिनेंट ही दिखेगा। और आपका सिर्फ ये रहेगा, यानी सिर्फ डोमिनेंट रहेगा, तो वो तो जाहिर सी बात है डोमिनेंट है तो भी डोमिनेंट ही दिखेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है। तो इट सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट एलील, ये बात हम लोग ऊपर समझ लिए। ठीक है। अब आगे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को समझ लेते हैं। तो होमोजाइगस की बात करें अगर, तो आइडेंटिकल एलील्स होते हैं। आइडेंटिकल का मीन्स आपको पता है कि एक जैसे दिखने वाले, है ना। ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। आप सभी जाइगोट वर्ड से परिचित होंगे कि जो कि गैमीट से मिलके बनते हैं। जैसे मेल और फीमेल दो गैमीट मिले, गैमीट क्या है, जर्म सेल है। दो गैमीट मिले तो क्या फॉर्म किए, जाइगोट से। वही जाइगोट जिसके थ्रू आपका एम्ब्रियो वगैरह बनता है, फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी बने, चाहे अगर प्लांट है तो प्लांट बने, है ना, अलग अलग कंडीशन में, लेकिन जाइगोट हर जगह फॉर्म होता है। टू गैमीट्स हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर्स, यानी कि एक जैसे उनमें फैक्टर्स होंगे, इज कॉल्ड होमोजाइगोट। जहां भी होमो वर्ड आए ना समझ जाओ कि वो सेम से मतलब है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम दिस जाइगोट इज कॉल्ड होमोजाइगस। ये बात आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है, आप समझ रहे होंगे ऑलरेडी। ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, डबल कैपिटल टी है, इसको डबल कैपिटल टी मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये आपका जीन और क्रोमोसोम क्या होता है, हमेशा पेयर में होता है, जोड़े में होता है। तो क्या बोलेंगे, कैपिटल टी दो बार। ठीक है। ये आपका कैपिटल आर जो कि फ्लावर कलर के लिए यूज किया जाता है, ये आपका हाइट के लिए, ये दोनों हाइट के लिए यूज होते हैं। ये आपका क्या है, स्टेम हाइट, ये भी स्टेम हाइट है ना। ये आपका क्या होगा, ड्वार्फ वाला हो जाता है, और ये आपका जो लंबा वाला पौधा होता है उसके लिए, है ना। फिर आपका बात करें हेटेरोजाइगस की, तो हेटेरोजाइगस में जो जाइगोट होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट से बनते हैं। और गैमीट देखो, गैमीट कैसा होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है, लास्ट वीडियो में बताए थे। देखो ये ऐसा मिला, ये ऐसा मिला, दो मिले, ऐसे ऐसे होते हैं ना जी। ये हमने क्या लिखा है, एक इधर का लिया एक इधर का लिया, तो इससे हम पहले गैमीट निकालेंगे। तो जब एक गैमीट आएगा ना तो यहाँ से एक आ जाएगा और यहाँ से एक आ जाएगा, ऐसे, फिर ये दोनों मिलके क्या बना देंगे। यही हमको आगे पूरे चैप्टर में यही एक ही काम करना है, क्रॉस कराना है, क्रॉस कराना है। तो ये क्या मिलके बन गया, ये दोनों मिलके क्या बन गए, ये बन गए आपके हेटेरोजाइगस, है ना। ये देखो, ये आपका कैसा था, एक समान दोनों है, अलग अलग है।
अभी यहाँ पर यही दोनों सेम लिख दिया जाता तो होमोजाइगस कंडीशन हो जाती। समझ में आ गया? देखो ये टर्मिनोलॉजी पहले इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि चैप्टर में हमको आसानी हो। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, बट जब आप चैप्टर में इसका यूज करेंगे ना आपको एकदम से याद हो जाएगा। ये थियरी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नोट्स पे इसको लिख लीजिए, एग्जाम में आता है तो लिखना पड़ता है हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, इसके बाद आपका जीनोटाइप है फिनोटाइप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जीनोटाइप फिनोटाइप, मतलब एकदम दिमाग खराब कर देता है जीनोटाइप फिनोटाइप। बच्चों को जीनोटाइप में कंफ्यूजन, फिनोटाइप में कंफ्यूजन, बट अभी आप देखिए मैं कितना इजी वे में बताती हूँ, भूलोगे नहीं कभी। देखो हेटेरोजाइगस का आपका एग्जांपल देखो, ये एक यहाँ पे जो दे दिए वही सेम चीज, और ये फ्लावर कलर का, एंड इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द सच जाइगोट विल बी हेटेरोजाइगस। तो ये कंप्लीट। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप को खत्म कर देते हैं, पहले इसको समझ लिया जाए। तो फिनोटाइप की अगर बात की जाए कि फिनोटाइप देखो यहाँ पे ना सबसे पहले वर्ड्स को पकड़ो। जीनोटाइप में जीन वर्ड से रिलेटेड आ रहा है, ये देखो जीन, जीन क्या हो गया जी, जेनेटिक लेवल की बात होगी तो जीन। क्या जेनेटिक लेवल की चीजें हमको आंखों से दिखाई देती हैं? नहीं दिखती हैं। दिखती है क्या? नहीं दिखती हैं। फिनोटाइप यहां से पकड़ो, पीएच पकड़ो, पीएच क्या पकड़ोगे? पीएच, पीएच फॉर फिजिकल ले लो। फिजिकल की चीजें दिखती है ना जी, हाइट दिखती है कि नहीं? हाइट दिखती है, कलर कैसा है किसी का दिखता है, ठीक है, और भी कई चीजें दिखती हैं जैसे कि पॉड शेप, शीड शेप, दीज आर बेसिकली व्हाट कैरेक्टर्स, एंड कैरेक्टर्स के वेरिएशन हो गए ट्रेट। तो किसी भी चीज का एक्सटर्नल अपीयरेंस जो आपको अपनी आंखों से दिखता हो वही है क्या? फिनोटाइप। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे आप दिखने में लंबे हो, आप दिखने में छोटे हो, दिखने में आप गोरे हो, दिखने में आप सांवले हो, तो यह क्या है? आपका फिनोटाइप है। लेकिन इसका जो कारण है, जिस कारण से लक्षण आपके अंदर आया है, जो जीन में जो चीजें समाई हुई हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उनको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, देखिए, इट इज एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल बाहरी, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग ही होता है एक्सटर्नल आपकी स्ट्रक्चर, ठीक है, अपीयरेंस यानी कि जो आपका दिखने में जो चीजें सामने से दिख रही हो, मौजूदगी कह सकते हैं बेसिकली, एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। पर्टिकुलर जैसे कि प्लांट की हाइट ले लो, प्लांट का फ्लावर का कलर ले लो, सीड का शेप ले लो, पॉड का शेप ले लो, तो कोई एक कैरेक्टर उठाओ, पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात हो रही है। और फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, यानी कि फिजिकली अपने जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। हाइट वाला जीन हाइट एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, तो वो फिजिकली एक्सप्रेस कैसे हो रहा है कि मान लीजिए हाइट वाला जीन व्यक्ति को लंबा दिखा रहा है, पौधे को लंबा दिखा रहा है, तो वह क्या हो गया? फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इंटरैक्टिंग विथ द इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट। यानी कि अच्छा एक चीज ये भी यहाँ पे देखना है कि फिनोटाइप में ना इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, जैसे कि आप धूप में जहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे साउथ इंडिया के लोग कैसे होते हैं? सांवले ज्यादा होते हैं। यहाँ के हमारी तरफ के नॉर्थ इंडिया के लोग कैसे होते हैं? थोड़े व्हाइट, मतलब गोरे होते हैं वहां की तुलना में। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट नहीं इतनी पड़ती है ना, ये कारण है। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, व्यक्ति के जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें भी, एज वेल एज जेनेटिक लेवल पे भी असर करता है। तो इन्वायरमेंट भी एक आपका मेन फैक्टर है। इवोल्यूशन चैप्टर में हमें ये बात पढ़नी है। दे आर एक्चुअली ट्रेट। अगर बात की जाए फिनोटाइप की तो असल में क्या होते हैं? ये ट्रेट होते हैं। हमने जाना था ना कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। कैरेक्टर हमने बताया था कि ये आपकी कैरेक्टर हो गए हाइट में, ठीक है, तो हाइट में टाल और ड्वार्फ क्या हो गए? वैरायटी हो गए। तो जो टाल और ड्वार्फ जो वैरायटी है उन्हीं को हम क्या कर देते हैं? ट्रेट कर देते हैं। तो ये जो फिनोटाइप है असल में यह क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा है प्लांट हाइट और फ्लावर कलर, ठीक है, इसमें आप टाल ड्वार्फ कर दीजिए तो ट्रेट हो गए। तो इनको क्या कह सकते हैं? ट्रेट कह सकते हैं। अब इससे ज्यादा आसान भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा आपको, ठीक है, हमेशा याद रखना, आप भूलना नहीं।
जीनोटाइप, जीनोटाइप में मैंने बताया कि जीन वर्ड पकड़ो, फटाक से क्या करो, यहां से तोड़ो, टाइप यहां से तोड़ो और जीन वर्ड पकड़ो, क्या हो गया, जीन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जानते हो ना, किसी चीज का सम्मिश्रण, सम्मिलन या मिलना, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसको मिला जुला करके, और जेनेटिक मेकअप यानी कि उसका बनना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को पकड़ो तो उसका जो जेनेटिक लेवल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही क्या कहलाता है, जीनोटाइप। द वे इन विच यू रिप्रेजेंट जीन और एलील, जिसमें कि आप जीन या एलील को रिप्रेजेंट करते हो। अभी हम लोग कैसे जीन को लिख रहे थे, देखो जोड़े में लिख रहे थे ना, ये देखो ये कैसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो यही क्या होगा, जीनोटाइप। तो ये तो हमने उसका अर्थ समझ लिया। इसका यूज कहाँ पे होगा, जब हम लोग मेंडलिज्म पढ़ेंगे ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वहां पे इसका यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा जीनोटाइप फिनोटाइप का एक छोटा सा वो बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, जिससे चीजें बहुत ही इजीली आप अपने नोट्स पे बनाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और फैक्टर तो आपको सभी को पता ही है कि जो जीन था उसी को जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ तो ऐसा है जो कि कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जा रहा है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ले जा रहा है। तो उन्होंने उस चीज का नाम क्या रखा था, फैक्टर रखा था। वही फैक्टर का नाम बाद में जब डब्ल्यू बेटसन आए तो उन्होंने क्या कह दिया, उसको जीन कह दिया, ठीक है। तो हमें फैक्टर वर्ड पता है, ये आप चाहें तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं नोट्स पे, क्योंकि कभी कोई फैक्टर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फाइनली आपका ये टर्मिनोलॉजी पूरा खत्म हो गया। अब हमको क्या स्टार्ट करना है, मेंडलिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बने रहिए। आप वीडियो यहाँ तक देखें उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपको पढ़ना अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।